Assalamu alaikum. I'm Asad Akbar and we are watching study page. This is the third part of the first lecture of this course. Our course is Introduction to Programming in C. In this lecture, we are going to introduce the C language. So C is a structured programming language. C हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जब हम सी में प्रोग्राम लिखेंगे तो इसका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा. फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेन फंक्शन होगा. स्टार्ट में हमने लाइब्रेरी के हेडर फाइल्स को लिखना है एंड सो ऑन. ठीक है. इट इज़ कंसीडर्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट अलाउज the programmer to concentrate on the problem at hand and not worry about the machine that the program will be using. ठीक है. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है कि प्रोग्रामर जो है अपने प्रोग्राम की तरफ पूरी तवज्जो दे और मशीन या लो लेवल डिटेल्स में ना जाए, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं. तो सी प्रोग्रामिंग भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम अपने प्रोग्राम की तरफ सिर्फ सोचेंगे, बाकी मशीन के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. एक प्रोग्राम होगा जो कि हर एक मशीन के ऊपर रन होगा. आप एक बार प्रोग्राम लिखते हैं, आप मैकबुक के ऊपर भी रन कर सकते हैं, आप थिंकपैड के ऊपर भी रन कर सकते हैं, आप पीसी के ऊपर भी रन कर सकते हैं, आप उसको मोबाइल के ऊपर भी रन कर सकते हैं एंड सो ऑन. ठीक है. सो मशीन को भूल जाए, अपने प्रोग्राम की तरफ आप तवज्जो दें. दिस इज़ दी मेन आइडिया बिहाइंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. That is another reason why it is used by software developers whose application have to run on many different hardware or operating system platform. ठीक है. सो इट्स अ पोर्टेबल लैंग्वेज. अगर आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम या हर एक मशीन के ऊपर रन होता हो, दैट विल बी कॉल्ड पोर्टेबल. ठीक है. सो सी लैंग्वेज हमारे पास एक पोर्टेबल लैंग्वेज है. आप इसमें कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप किसी भी मशीन के ऊपर उसको रन कर सकते हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल एंड वेल्थी एंड हैज़ वेल्थी लाइब्रेरी. इट हैज़ एक्सट्रीमली पावरफुल एंड वेल्थी लाइब्रेरी. ठीक है. इसके साथ बहुत बड़ी लाइब्रेरीज़ है वो मुख्तलिफ काम करने के लिए, इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, इस तरह स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए एंड सो ऑन. ठीक है. सी इज़ फ्लेक्सिबल यूज टू राइट एप्लीकेशंस फॉर अ वेराइटी ऑफ एरियाज़. मुख्तलिफ एरियाज़ में सी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैड, कंप्यूटर एडेड डेवलपमेंट. ठीक है. आप कोई और एप्लीकेशन जो है उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई सिविल वर्क है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई काम है, तो उसमें भी आप सी को यूज़ कर सकते हैं. गेम्स, कमर्शियल सिस्टम्स, AI, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, प्रोसेस कंट्रोल एंड रियल टाइम सिस्टम्स. ठीक है. तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है. सिस्टम प्रोग्राम्स सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, लिंकर्स एटसेट्रा. इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़ जो है, तो विंडोज़ जो है ये सी में बने हैं. फॉर एग्जाम मेरे ख्याल में विंडोज़ 7 तक सी में बने हैं, उसके बाद C++ में या इस तरह एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं. ठीक है. सी इज़ द बेसिस फॉर मेनी अदर लैंग्वेजेस सच एज जावा, वेरीलॉग, C++ एटसेट्रा. सी हमारे पास एक मदर लैंग्वेज है. ये एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि बाद में ये एवॉल्व हो गया और इससे C++ बन गया. जब C++ एवॉल्व हो गया तो उससे जावा बन गया एंड सो ऑन. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ सी. सी इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लेबोरेटरीज एट USA इन 1972. बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिच ने फर्स्ट टाइम सी को डिफाइन किया था इन 1972. इट इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टू लैंग्वेजेस कॉल्ड BCPL मीन्स बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड B विच वर डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरीज. ठीक है. तो इससे पहले BCPL और B लैंग्वेजेस बेल लेबोरेटरीज में डेवलप हुए थे, वो यूज़ होते थे. तो डेनिस रिची ने क्या किया, उसने उनको और अपग्रेड कर दिया और उससे C लैंग्वेज बन गया. ANSI has begun to work on standard definition of the C language and made it powerful in 1989. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन कर दिया. और जब एक चीज़ स्टैंडर्डाइज बन जाती है तो उसकी यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सी जो है बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू राइट योर फर्स्ट सी प्रोग्राम. हम सबसे पहले एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे. ठीक है. सो अब बेसिक सी प्रोग्राम, हमारे पास सी प्रोग्राम किस तरह देखता है, तो ये छोटा सी प्रोग्राम है, बिल्कुल बेसिक. सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे. ये जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है ये वाली, इसको कहते हैं हेडर, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर जो गिवन है std.io.h, इसको कहते हैं हेडर फाइल. ठीक है.
यह हमारे पास एक हेडर फाइल होता है, उसका नाम है, ठीक है। सो इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना है। लिखने का मकसद क्या होता है, ताकि हमारे पास हेडर फाइल हमारी इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाए। इसका फॉर्मेट क्या है, हैश इंक्लूड, और फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उस हेडर फाइल का नाम लिखना है जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं। हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर stdio.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। मींस ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी हर प्रोग्राम के अंदर होगा। तो आप लोगों ने ये ज़रूर जहन में याद रखना है कि हमारा प्रोग्राम इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। फिर इंट मेन, ठीक है, ये हमारे पास है मेन फंक्शन, इसको कहते हैं मेन फंक्शन। ये हर प्रोग्राम के अंदर ज़रूरी है, वरना हमारा प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट इसी स्टेटमेंट से होता है, मेन स्टेटमेंट से, ठीक है। इसको कहते हैं फंक्शन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें ब्रैकेट्स क्या है, ठीक है, क्यों हम इसको इस तरह लिखते हैं, इससे पहले ये इंट क्या है, ठीक है। फ़िलहाल आप लोगों ने जस्ट, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों ने ये प्रोग्राम इस तरह कह दे कि रट्टा करना है बस। ये छोटा प्रोग्राम आपने रट्टा करना है बस, ठीक है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम जब भी लिखेंगे या छोटे प्रोग्राम जब भी लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ये कोड लिखेंगे जो आपके पास सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो और स्टेटमेंट है, एक है प्रिंट एफ, एक है रिटर्न ज़ीरो। अच्छा, मेन जो हमारे पास फंक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये जो आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, करली ब्रेसेस, ये फंक्शन के स्टार्ट और इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मीन्स हम स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट एफ, और फिर ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स है पेरेंथेसिस, इनके दरमियान आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ हो हम लिखेंगे, इनको हम स्ट्रिंग कहेंगे। और लास्ट में हमने ये सेमी कोलोन लगाना है। सेमी कोलोन ज़रूरी है, अगर सेमी कोलोन हम ना लगाए तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। और फिर रिटर्न ज़ीरो हमने लिखना है, ठीक है, रिटर्न ज़ीरो और सेमी कोलोन। So if you can write, compile and run this program with a right tool, you are programmer. Congratulations. ठीक है, अगर आप इस प्रोग्राम को इस तरह रन कर सकते हैं, इसके लिए जो टूल्स है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसको कंपाइल कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, और फिर ये जो इंटेंडेड आउटपुट है वो आपको अगर मिल जाए और आप कह दें कि यस मैंने प्रोग्राम लिख दिया, मुझे सही आउटपुट मिल गया, सो यू आर प्रोग्रामर। क्योंकि प्रोग्रामर इस तरह की प्रोग्राम लिखते हैं। आगे जाके थोड़ा बहुत आप स्टडी करेंगे तो इसको प्रोग्राम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक सी प्रोग्राम। इस तरह करते हैं कि बेसिक सी प्रोग्राम अभी IDE में रन करते हैं, ठीक है। IDE क्या होता है, सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आपको IDE भी दूंगा, ठीक है। हमारे पास हम जो IDE यूज़ करेंगे दैट इज़ DU++। इसमें हम C++ के प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं और इसमें हम C के प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इन अदर वर्ड हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं, अपने प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो के बाद एक और वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू डाउनलोड दिस IDE, हाउ टू इंस्टॉल दिस IDE एंड हाउ टू यूज़ इट। इस लेक्चर का जो पार्ट है वो है ये बेसिक प्रोग्राम समझना। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सो प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करेंगे, क्लिक फाइल न्यू, ठीक है, सोर्स फाइल, और यहाँ पर ये प्रोग्राम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, आ गया। फिर दूसरा हमने लिखना है इंट मेन फंक्शन हमने लिखना है, और जहाँ भी फंक्शन की बात होती है तो उसके साथ ये ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, और ये ब्रेसेस भी होंगे। और चूंकि यहाँ पर हमने इंट लिखा है तो अगर आपने इंट लिखा हो तो आपने रिटर्न ज़ीरो ज़रूर लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें वही स्टेटमेंट नज़र आए, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ फंक्शन हमने लिखना है, इसको भी फंक्शन कहते हैं। लास्ट में सेमीकोलन लिखना है, और यहाँ पर हमने लिखना है दिस इज़ आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसको कंपाइल किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बटन गिवन है, ठीक है, यहाँ पर देखें माउस ले आए तो कंपाइल का
वो टाइटल नज़र आ रहा है, ठीक है, टूल टिप नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं कंपाइल बटन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अब प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले आपने इसको सेव करना है, हमने सेव नहीं किया इसलिए ये सेव एज का पॉपअप आ गया, ठीक है। अच्छा, सेव करने से पहले आपने इसका टाइप चेंज करना है सोर्स फाइल सी, ठीक है। अगर आप ये चेंज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली .cpp है, तो ये एज ए CPP प्रोग्राम C++ प्रोग्राम सेव होगा। हमने इसको एज ए सी प्रोग्राम सेव करना है, तो सोर्स फाइल .c, ठीक है। और इसको हमने नाम देना है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ लेक्चर 1.3, ठीक है, और सेव। तो हमारा प्रोग्राम देखें लेक्चर 1.3.1.c से सेव हो गया, ओके। और कंपाइल भी हो गया, एक वार्निंग हमें मिल गया, ठीक है, लेकिन इसको इग्नोर कर दें। जब आपको एरर यहाँ पर मिलते हैं तो वो हमने ठीक करने होंगे, उसके बगैर हमारा प्रोग्राम न कंपाइल होगा न रन होगा। वार्निंग का इतना मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कंपाइल होता है, यहाँ से हम फिर इसको रन कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया था, अभी रन करते हैं तो हमें हमारा आउटपुट यहाँ पर मिल गया, दिस इज़ आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है। तो हमें हमारा आउटपुट मिल गया। प्रोग्राम आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ME के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसमें चेंजेस कर दी, अगर मैं इसको कंपाइल ना कर दूँ, सिर्फ रन कर दूँ, तो मुझे पुराना वाला आउटपुट मिलेगा। मीन्स अगर आप किसी एक प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करेंगे तो आपने दोबारा उसको कंपाइल करना होगा, ओके। कंपाइल और रन करने के दो तरीके, एक तो ये हो गया कि पहले कंपाइल कर दे फिर रन कर दे। इसके साथ ये और बटन है, इसमें इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा एक टाइम पर, ठीक है। तो आपको आउटपुट भी उसी टाइम मिलेगा। तो देखिए दिस और फर्स्ट सी प्रोग्राम का स्पेलिंग अभी चेंज है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था और हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और रन हो गया, ठीक है। सो दिस इज और फर्स्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पर मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दें, ठीक है। ये आईडी भी वहाँ पर आपको मिलेगी, इसको कहते हैं आईडी। ये जो आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, दिस इज का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके बारे में अभी थ्योरी में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि आईडी इसको क्यों कहते हैं, आईडी का मतलब क्या है, ठीक है। सो अपने लेक्चर की तरफ वापस जाते हैं, ओके। सो आईडी वी विल यूज़, हम कौन सी आईडी यूज़ करेंगे? सो वी विल यूज़ DU++ आईडी फॉर राइटिंग, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स। आप लोगों ने देख लिया DU++ आईडी। आईडी मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों कहते हैं? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो सारी इसके अंदर मौजूद है। इंटीग्रेशन मीन्स इस तरह जमा करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड सर्किट हम कहते हैं ना, तो एक ऐसा सर्किट जिसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हमने इकट्ठा किया हो। तो इसी तरह ये हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम अपनी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, और उन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जितनी भी प्रोग्राम्स या जितने भी टूल्स या जितने भी ऑप्शंस चाहिए वो सारी वहाँ पर इकट्ठे की गई है पहले से। तो हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल चुका है। फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रोग्राम को लिखना है, तो लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर चाहिए, तो इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर मौजूद है। इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली कंपाइलर मौजूद है, आप लोगों ने देख लिया। फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो इसको एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे दे, हमें आउटपुट शो कर दे, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया इसके अंदर मौजूद है। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। हमने जो स्टेटमेंट्स लिखती उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं। हमने लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मीन्स बिफोर प्रोसेसिंग। ये ऐसे डायरेक्टिव्स है जो कि इस फाइल को उठा के, ठीक है, ये जो stdio.h फाइल है इसको उठा के इसके अंदर BC कोड होता है और वो कोड यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो हैश इंक्लूड क्या है? ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। क्या करता है? हेडर फाइल्स को के अंदर जाता है, उसका कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता है। तो अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 5 लाइन कोड है तो आफ्टर प्री प्रोसेसिंग ये बढ़ जाता है, ये 10-20 लाइन का हो जाता है डिपेंडिंग ऑन हेडर फाइल्स।
दूसरा हमारे पास यहाँ पर हम कुछ ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल इसको इग्नोर कर दें कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इसकी तरफ आते हैं एंट मेन की तरफ। सो एंट मेन, ठीक है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है और इस हम अपने प्रोग्राम के अंदर जितना भी काम करना चाहेंगे फिलहाल हम इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट समझ आ रहा है जो कि डबल स्लैशेस के साथ हमने लिखे, दिस इज कॉल्ड कमेंट। कमेंट क्या होता है? कमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको लिखते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा हियर वी कैन डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल्स, तो जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो ये लाइन और ये लाइन उसमें इग्नोर हो जाता है, ये कंपाइलर कंपाइल नहीं करता बिकॉज दिस इज जस्ट ना इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स और ये हमने अपने पर्पस के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यहाँ पर हमने बता दिया कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। दीज और इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्रोग्राम कॉल्ड प्री प्रोसेसर, हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसको प्री प्रोसेसर कहते हैं, मीन्स एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसको प्री प्रोसेसर कहते हैं। ये उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? उसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये जो हमने stdio.h फाइल का नाम लिखा है ये फाइल आपने यहाँ इंक्लूड करना है। सो इन आवर प्रोग्राम द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड stdio.h टेल्स द प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड दिस फाइल। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस फाइल हमारे कंप्यूटर के ऊपर इस फाइल को सर्च करता है और इसको यहाँ पर इंक्लूड करता है। दिस फाइल प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस एंड मैक्रोस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन अ सी प्रोग्राम। तो बाद में आप फंक्शन को भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मैक्रोस को भी पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। इस फाइल का सिर्फ फिलहाल काम ये है कि इसमें इन फंक्शन या मैक्रो की डिफिनीशंस या इनके प्रोटोटाइप्स होते हैं। ठीक है, डिफिनीशन नहीं, इनके प्रोटोटाइप्स होते हैं, लेकिन आप फिलहाल डिफिनीशन ही समझें क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट फिलहाल आप लोग नहीं समझे, तो आप अपने अल्फाज में इस तरह समझे कि कुछ डिफिनीशन, फॉर एग्जांपल ये प्रिंट एफ ही हमारे साथ फंक्शन है एक, तो ये फंक्शन किस तरह काम करता है, तो इसके लिए जो चीज़ें रिकॉर्ड होते हैं वो इस फाइल के अंदर होती है। ठीक है, इसलिए अगर हम ये फाइल इंक्लूड ना कर दें और प्रिंट एफ लिखता है तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर हम ये फाइल इंक्लूड कर दें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कर दें, फिर ये काम करेगा। ठीक है, सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यही काम है कि फंक्शन और मैक्रोस जो हम यूज़ करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमने इसको लिखना होगा। Okay, so now this is a task for you people and the task is write a simple program that prints your name। एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जिस तरह हमने ये प्रोग्राम लिख दिया। एक इसमें एक लाइन था कि दिस इज और फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये इसमें हमने ये लाइन प्रिंट किया था। आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं बिल्कुल इसी की तरह, इसमें से आप बिल्कुल ये जो जिस तरह का प्रोग्राम मैंने लिखा है आप इसको कॉपी कर दें, लेकिन उस स्टेटमेंट की जगह डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, जस्ट आउटपुट में आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिख के मैं आपको ज़रूर आंसर कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज योर टास्क फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़, ऑल्सो शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।